जय हिंद। मैं निपुण आलम भाई डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को सही डायरेक्शन और मोटिवेशन देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक चिर परिचित चेहरा आज पूरे भारत में, जिनका नाम है शुभम कुमार जी। शुभम कुमार जी ने इस बार जो यूपीएससी का परिणाम आया है उसमें फर्स्ट रैंक लाकर अपने आप को विराजमान किया, अपने आप को सुनिश्चित किया है। तो शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए इस मंच पे। शुभम जी, पहला प्रश्न डायलॉग मंच की ओर से रहेगा, क्योंकि समय हम ज्यादा न लगाएं। तो प्रश्न सिंपली ये रहेगा कि सिलेक्शन होने के बाद, जैसे कहा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा बहुत ही मुश्किल परीक्षा है और आपने तो उस मुश्किल परीक्षा में फर्स्ट रैंक लाए हैं, तो आपका इस परीक्षा के बारे में नजरिया क्या है, व्यू क्या है कि वाकई में क्या ये वाकई बहुत मुश्किल परीक्षा है? आई थिंक जो एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज, वो आपको कई पायदानों पे चेक करता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड हर पायदान के लिए आप में एक अलग तरीके का जो पर्सनालिटी है उसको वो खोजने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं मानता कि बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन है, बट चूंकि यहाँ पे बहुत लोग इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं, उस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं और थोड़ा अगर आप जो है लक भी आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में ना हो, लेकिन आप कंटिन्यूसली अगर मेहनत करते हैं तो आप भी जो है इस एग्जामिनेशन को जो है क्लियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि थोड़ा सा अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटजी अपनी बनाएं तो ये एग्जाम कोई भी क्लियर कर सकता है, मुश्किल एग्जाम ये नहीं है। शुभम जी, मैं एक अगला प्रश्न ये करना चाहूंगा कि जैसे हम इस परीक्षा के एक पैटर्न की बात करते हैं, 3 स्टेजेस का ये एग्जाम होता है, तो इन 3 स्टेजेस में आपको अपने सामने सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा हर्डल आपको क्या महसूस हुआ कि मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल ये था? कुछ महसूस हुआ ऐसा इस परीक्षा में, ये बड़ा चैलेंज था मेरे लिए? जी, ऐसे तो मैं हर स्टेज को मैं 2 बार मैंने सीरियसली दिया। 2018 में मैं सीरियसली नहीं दिया था, क्योंकि टाइम जो था वो बहुत कम था। 5 महीने मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी, पर उस साल मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। पर 19 में मुझे 290 रैंक आई थी और फिर इस बार मैंने वापस से अपीयर में हुआ। मैंने हर स्टेज को क्वालिफाई तो किया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर जो है वो प्रीलिम्स में ही लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा बिलीव था कि मेरा मेंस जो है वो मैं मैनेज कर लूंगा, उसमें लिखना होता है, इतना नॉलेज है तो, और राइटिंग जो है वो मेरे स्कूल डे से मेरा वो स्ट्रेंथ था। बट प्रीलिम्स में हमेशा से डर लगता था कि वो 2 घंटे में इतने सारे लोग देते हैं, 6 लाख लोग ऑलमोस्ट देते हैं, उसमें से बस 10,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो वहां पे एक जो है एक फियर सा रहता था कि अगर पहला स्टेज ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर सेकंड स्टेज के लिए तो मैं अपीयर ही नहीं हो सकता। सो हर साल इवन तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और अच्छे मार्जिन के साथ क्वालिफाई किया। 2019 में मुझे 110 के आसपास मार्क्स था और 2020 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 115 120 होगा। बट हर बार मुझे प्रीलिम्स में जो है वो अच्छा खासा डर जो है लगता था। बहुत बढ़िया। और ये शुभम जी आपका ही नहीं, ये हमने देखा बहुत से स्टूडेंट्स का कि प्री निकल जाता है तो फिर मेंस और इंटरव्यू सब उनका अच्छे से हो जाता है और अच्छे रैंक भी ले आते हैं। जो ये प्री का हेडल आपके लिए भी रहा, जो सामान्यतः आप सब बोले रहे हैं कि सभी के लिए रहता है मोस्टली, आपने इस हेडल के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई थी कि मेरे लिए ये बाधा कभी बन ना पाए, मैं इसको निकाल दूं? जैसा आपने कहा पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला था, तो उसके बाद फिर आपने आगे प्रिपरेशन ऐसी की, फिर निकलता रहा, तो कोई खास स्ट्रेटजी आपकी प्री के लिए कि मैंने ये लेके चला तो प्री नहीं रुका? मैंने कुछ स्ट्रैटेजी अपनाया और लकीली कहिए कि यूपीएससी भी उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा। बट मैं ये नहीं मानता कि जो मैं स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो किया वो आगे भी वो जो है वो मतलब उतना ज्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स का अगर पेपर देखे 2021 में वो बहुत हद तक चेंज भी हुआ है। 2019-20 में जैसे कि मैं क्या करता था कि मैं एक बेस जो भी है हर पेपर का वो मैं कवर कर लेता था, फिर करंट अफेयर्स पे मैं फोकस करता था। और मेरा जो एम होता था कि मैं क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट करके मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा और एक डिसेंट सा स्कोर लाने की कोशिश करूंगा। सो इसमें अगर मैं टॉपिक वाइज जाएं तो खास करके इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो इसको मैं बहुत सारे डायमेंशन से कवर करता था।
इनफैक्ट प्रीलिम्स में ये बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है उसको गैदर करें, और आपको एक रफ आइडिया हर चीज का होना चाहिए जिसके तहत आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। सो इन्वायरमेंट में और साइंस एंड टेक में मैं गूगल का बहुत सहारा लेता था, जो भी टॉपिक न्यूज में है एंड जो भी मैं पेपर पढ़ रहा हूँ और जो भी मंथली मैगजीन, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप फॉलो कर सकते हैं, सो उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वहां पे जो टर्म्स आते थे उसको मैं गूगल करता था। मैं बस वहां पढ़ के लिमिट नहीं रहता होता था कि बस इतना पढ़ लिया तो हो गया, मैं उसको गूगल करता था, फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाता था। और पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह में, क्योंकि हिस्ट्री मेरा वीक एरिया था, तो मैं उसको लिमिट करके रखता था कि मैं 5-6 क्वेश्चन जो भी मैं छोड़ता हूँ एग्जाम में, मैं वो हिस्ट्री के छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें जो है मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो मैं उसके सोर्सेस को लिमिट रखा और मैं उतना ही पढ़ा जितना मैं उसको मैं जो है ज्यादा से ज्यादा जो मैं जितने टाइम में मैं उसको कवर कर पाऊँ। मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ता था, बट एंशिएंट मिडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर जो थे उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी। बट प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो चेंज होते रहता है। जैसे 2021 में देखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री से थे, अगर आप हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा लक का भी फैक्टर होता है कि जो आपने जो तैयारी की उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ गए तो आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए लक का फैक्टर तो होता ही, शुभम जी ने बताया। और दूसरी बात एक बहुत सिंपल स्टेट थी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो वीक है उसको एवरेज भी करेंगे चलेगा, तो यहाँ मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो शुभम जी ने कहा कि इस बार 2021 में हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, तो अगर आप किसी टॉपिक को इग्नोर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको ध्यान रखना है। लक वाला जो फैक्टर है वो मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको जो रिस्क है वो मिनिमाइज करना है। तो मैं क्या करता था कि अगर मेरा ये स्ट्रेंथ एरिया जितना प्रिपेयर कर पाऊँ अपने तरीके से, जैसे कि 2019 में मैंने देखा कि रिपोर्ट पे क्वेश्चन आए, 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे रिपोर्ट्स और इंडाइसेस पे, तो 2019 में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की और वहां पे 1 क्वेश्चन आए। फिर 2020 में भी प्रिपेयर किया, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूपीएससी कहीं पूछते, तो मैंने प्रिपेयर किया बट क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन आपको हर एरिया में प्रिपेयर करना है, चाहे वो यूपीएससी पूछे या ना पूछे। तो मैंने इंडाइसेस के प्रिपरेशन किया, फिर जो नेशनल पार्क्स हैं, इवन दो इस बार शायद 2021 में नहीं पूछा है, लेकिन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जो है वो कभी भी किसी भी साल पूछ सकता है। तो आपका प्रिपरेशन जो होना चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अब मुझे क्योंकि कम टाइम था उस वजह से मैं हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है 2019 में कवर नहीं कर पाया। फिर मेरा ज्वाइनिंग हो गया, मेरी ज्वाइनिंग होने के बाद मैं 2020 के लिए भी मैं पढ़ नहीं पाया था, जो है टाइम कम था, रिजल्ट के जस्ट बाद फिर प्रीलिम्स था। लेकिन अगर किसी बंदे को, किसी स्टूडेंट को, किसी एस्पिरेंट को अगर तैयारी अगर नए सिरे से करने, तो कोशिश ये होनी चाहिए जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो अब अच्छे से कवर होना चाहिए, और उसमें आप ब्लंडर्स जो है वो कम से कम करें। बहुत बढ़िया। यानी कि स्टैटिक पोर्शन तो हम लोग कई बार रिवाइज भी कर सकते हैं, वो अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको परीक्षा में ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे, आप बेटर तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। शुभम जी, हम अगली बात करें। जैसे अभी आपने कहा कि हमने जो पूरी स्टडी की, तो क्या प्री और मेंस आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की या दोनों की अलग अलग की थी अपनी प्रिपरेशन, प्री और मेंस की दोनों? मेरा प्रिपरेशन कंबाइंड होता था, प्री और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन होता था। बट 3 महीने पहले, प्रीलिम्स के 3 महीने पहले मैं पूरा फोकस जो है प्रीलिम्स पे करता था, और प्रीलिम्स के जस्ट बाद तो पूरा मेंस का चलता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की देखेंगे तो सोर्सेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, बट एड ऑन्स हो जाते हैं। जैसे प्रीलिम्स में आपको, जैसे मैं बताया, रिपोर्ट, इंडाइसेस ये पढ़ने होते हैं, या मैं मिनिस्ट्री के ईयर एंड रिव्यू पढ़ता था, या नेशनल पार्क्स अलग से पढ़ता था, प्लेसेस जो है वो अलग से पढ़ता, तो ये एड ऑन्स हो जाते थे, बट वो बेस जो है वो सेम ही रहता था। जो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा, जो मैं पॉलिटी के लिए कोई किताब पढ़ी, या जो मेरे नोट्स हैं, वो प्रीलिम्स में भी यूजफुल होते थे और वो फिर मेंस में भी यूजफुल होते थे। लेकिन जो एड ऑन्स है, जो वैल्यू एडिशन वाली चीजें हैं, वो प्रीलिम्स के लिए डिफरेंट हो जाता था और मेंस के लिए वो डिफरेंट हो जाता था। बहुत बढ़िया। यानी दोस्तों, आप इंटीग्रेटेड तैयारी करें, दोनों को मिलाकर पढ़े, लेकिन जब थोड़ा पेपर सामने जिसका आ जाए, प्री आ जाए, तो प्री पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर दें। शुभम जी का कहना ये है। शुभम जी, थोड़ा सा बात करें मेंस के बारे में। तो मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि जिससे आपको मेंस में अच्छे मार्क्स मिले? और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हम बात करें, प्रीवियस क्वेश्चंस आपने लगाए, कैसे आपने मेंस को हैंडल किया? साथ में आपने एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शनल को भी आपने मैनेज किया, तो ऑप्शनल प्री से पहले तैयार किया था, आफ्टर प्री तैयार किया? और सब मेंस के बारे में अब मुझे बहुत पहले प्रिपरेशन में समझ में आ गया था कि आंसर राइटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है,
और मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे स्कूल से ही मेरी जो आंसर लिखने का तरीका था वो पॉइंट वाइज था, तो उससे मुझे एक बेस मिला कि मुझे इतना जो है मेहनत नहीं करना। बहुत लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, बहुत लोग पॉइंट में लिखते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि आपको 3 घंटे में 50 पेजेस लिखने होते हैं और इतने सारे अब जो है क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस हो जाते हैं, सो इट्स बेटर टू राइट इन पॉइंट वाइज। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो एनालिटिकल होते हैं उसको फिर मैं पैराग्राफ में लिखता था। सो जो मेरा प्रिपरेशन है वो जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ और मैंने आंसर राइटिंग फरवरी में ही स्टार्ट कर दिया था 2018 में। एक एक क्वेश्चन करके मैं लिखता था। इनिशियली मैं कंटेंट पढ़ के लिखता था क्योंकि कंटेंट नहीं होता था तो मैं उसके आर्टिकल्स पढ़ लेते थे, फिर मैं क्वेश्चंस लिखता था। फिर जो मेंस का जो प्रिपरेशन है उसमें जो मेरा पहला फोकस होता था कि सिलेबस जो है वो मैं सोर्सेज जो है वो लिमिटेड में रखूंगा। तो इसके लिए जो प्राइमरी सोर्सेज जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़े हैं वो मेरा एक बेसिक सोर्स होता था। इसके अलावा जो है बहुत सारे कंपाइलेशंस आते हैं मेंस के लिए, तो उसमें मैं सिलेक्टिवली उसको रीड करता था। मैं सारे जो है वो इंटायर कंपाइलेशंस नहीं पढ़ता था। बहुत बच्चे जो है ये गलती कर लेते हैं कि ये सारा चीज है वो एक लाइन से सारा चीज पढ़ने लगते हैं। आप वैसा ना करें, आप सेलेक्टिवली पढ़े। जैसे अगर मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने हैं तो मैं न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस को मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता था क्योंकि 2 क्वेश्चंस आते हैं और काफी सारे न्यूज़पेपर में हर अगले दिन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे आर्टिकल्स आते हैं। तो मैं क्या करता था कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे मेंस का एक कंपाइलेशन आ गया तो वो मैं 60-70 पेज में उसका पढ़ लेता था, फिर उसके 4 पेज के खुद के नोट्स बना लेता था। फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं और से नहीं पढ़ता। तो सिमिलरली सारे टॉपिक्स पे जो मेरा सोर्सेस होता था वो लिमिटेड होता था। फिर एक वैल्यू एडिशन चीज होती है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा तो 4 पेज के शॉर्ट नोट्स बना दिया। जैसे इंडिया चाइना रिलेशन लिखा तो वहाँ पे 5-6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मुझे लिखना ही लिखना है अगर इंडिया चाइना रिलेशन आते हैं तो उसको मैं उसको जॉट डाउन कर लेता था, फिर उसके मैप्स बना लेता था। फिर इसी तरह सोसाइटी के मैं 3 पेज के नोट्स रखता था कि इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन है, उसको मुझे सोसाइटी के पेपर में मेंशन करना है, कोई डेटा फिगर्स मेंशन करना है, यहाँ के कोई स्कीम्स को मेंशन करना है, तो उसके सोसाइटी के 4-5 पेज के मेरे नोट्स हो जाते थे। कोई कमिटी है जो उस फील्ड में आई है, इसी तरीके से सोसाइटी हो गया, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी में मैं जजमेंट्स को टोटल 25 जजमेंट्स को मैं लिख लेता था 1-2 पेज में। फिर 4 पेजेस में मैंने आर्टिकल्स लिख लिए थे, पॉलिटी के जो आर्टिकल्स होते हैं जिसको मैं इंट्रोडक्शन में यूज कर सकता हूँ, तो ये मैं लिख लिया। इसी तरीके से इन इकोनॉमी में मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एक वैल्यू, वहाँ पे जो 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, उनको मैं एक अलग पेज में लिख लेता था। तो ऐसे ऐसे करके जो वैल्यू एडिशन वाली चीजें हैं उसको मैं तैयार कर लिया और ये मेरे शॉर्ट नोट्स हो जाते थे जो कि मैं एग्जामिनेशन से पहले मैं रिवाइज करता था। इसके अलावा जो है मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफी सारे टेस्ट सीरीज लिखता था। स्टार्टिंग के 35 to 40 डेज मैंने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करता था, 4-5 क्वेश्चन करके 1 घंटे, और फिर मैं 3-3 घंटे का भी पेपर देता था। तो 2019 में मैं हर तीसरे या चौथे दिन जो है वो मैं जो है वो 3 घंटे का पेपर देता था। 2020 में थोड़ा डिले हो गया था, मैं लास्ट के 1 महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा जो है 3 घंटे का पेपर देता, लेकिन उसमें भी डेली जो आंसर राइटिंग है वो मैं इनिशियली जो है 30 to 35 डेज मैंने प्रैक्टिस किया था। तो इसके जो मॉडल आंसर्स हैं, अगर मैं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिखता हूँ उसके मॉडल आंसर्स को मैं जो है वो मैं स्टडी करता था। उसके भी मैं फिर शॉर्ट नोट्स जो है वो थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा वो मैं लिख लेता था। फिर इसके अलावा जो है मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जो मेरे हिंदू और मैं हिंदू पढ़ता था और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, फिर बाद में हिंदू पढ़ना छोड़ दिया था, इंडियन एक्सप्रेस में ज्यादा पढ़ता था। तो उसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट वैसा कुछ लगा तो मैं नोट्स बनाता था, लेकिन बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाता था, बहुत कम नोट्स बनाता था। और राज्यसभा टीवी देखता था। राज्यसभा टीवी में एक बिग पिक्चर करके एक प्रोग्राम आता था, अभी तो नहीं आ रहा है, तो वो आता था। तो उसके मैं क्या करता था कि लास्ट 6 मंथ्स के वो वीडियोस में यूट्यूब पे रहता है, वो मैं एक लाइन से सारे देख लेता था और उसके फिर 5-6 करके मैं नोट्स बना लेता था। क्योंकि जो राज्यसभा टीवी में बिग पिक्चर में दिखता था, जो टॉपिक्स न्यूज में है वो डिस्कशन वो यूपीएससी के पैटर्न में डिस्कशन होता है कि पहले सारे पैनल जो है इंट्रोडक्शन देते थे, फिर उसको एक्सप्लेन करते थे, फिर कंक्लूड करते थे, तो वो कर लेता था। फिर एडिशनली मैं स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 उसमें 39 या 49 टॉपिक्स हैं, वो पूरा यूपीएससी से रिलेवेंट टॉपिक्स है।
तो मैं वहां से पढ़ता था। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक है उससे हर साल 2 क्वेश्चन जो है वो आते हैं पेपर 3 में। सो उसको मैं इंटायरली जो है वो स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 वहां से मैं पूरा कवर किया था। और कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स रखता था कि नीति आयोग ने ये सजेस्ट किया है, नीति आयोग ने ये सजेस्ट किया या ARC2 ने ये रिकमेंड किया है। तो ऐसे में 50 बुलेट पॉइंट जो है वो एक जगह लिख के रखा था, उसको फिर मैं अपने आंसर्स में यूज करता था। तो मेरा जो अगर मैं ब्रॉड अगर स्ट्रैटेजी बताऊं तो एक जो मेरा बेसिक जो क्लासरूम अगर मैं कहीं से कोचिंग किया हूं या मैं कोई NCERT पढ़ा हूं तो कोई बुक पढ़ा हूं तो उसके जो मेरे नोट्स हैं या मेरे जो बुक में अंडरलाइन किया हुआ है वो मेरा एक बेसिक एक मटेरियल, एक सोर्स हो गया। फिर मेरा जो न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स हो गए, प्लस इसके साथ साथ कोई मैगजीन वगैरह जो मैं पढ़ता हूँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो मेरा एक बेस हो गया, जिसमें न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन और राज्यसभा टीवी, ये सारे सोर्सेज जो है वो करंट अफेयर्स के लिए हो गए। फिर इसके अलावा जो मैं टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ, फिर उसके जो मॉडल आंसर्स पढ़ रहा हूँ वो मेरा एक सोर्स हो गया। फिर चौथा हो गया कि जो मैं वैल्यू एडिशन के लिए मैं जो गूगल करके जो वैल्यू एडिशन वाली चीजें लिख रहा हूँ, तो वो मेरा चौथा सोर्स हो गया। और इसी में मैं टॉपर्स के कॉपीज भी रेफर करता था। काफी सारे टॉपर्स के कॉपीज जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वहां से मैं पॉइंटर्स जो है वो पिक कर लेता था। तो ये 4 जो है ये मेरे मेन सोर्स हो जाते थे। और 5वां की मैं काफी सारे टेस्ट सीरीज और ये सब जो टेस्ट मॉक टेस्ट है उसकी मैं प्रैक्टिस जो है वो टाइमर लगा करके अपने एक फ्रेंड के साथ बैठ करके इसको प्रैक्टिस करता था। बहुत बढ़िया, पूरा डिटेल से आपने बताया और मुझे लगता है काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा सभी एस्पिरेंट्स के लिए। मैं थोड़ा सा 2 प्रश्न और मेंस के लिए पूछूंगा कि अगर मेंस की हम बात करें, जो आंसर के समय बात करते हैं, आपने इंटरनेशनल रिलेशन का जिक्र किया, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम बात करें, कुछ मैप को आप शो करते हैं, इंडिया चाइना की हम बात करें तो मान लो लद्दाख में जो क्लैश हो रहा था हम दोनों के बीच में, तो हम लोग थोड़ा सा गलवान वैली कैसे दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, बुलेट फॉर्म यूज करें या ना, थोड़ा सा इस बारे में भी कि हम जो आंसर लिखें तो आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा हो। हाँ, इस पे मैं आता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मेंस में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कहीं से कवर नहीं होगा, कोई भी बुक कवर नहीं कर सकता है। काफी ब्रॉड टॉपिक्स है। तो मैं क्या करता था, और जो कि टॉपर्स, प्रीवियस ईयर के टॉपर्स से ही मैं सुना था कि वो मेंस के जो सिलेबस है उसको गूगल पे डालते थे और आगे यूपीएससी लिख देते थे। फिर आप गूगल करिए, आपको 3, 4, 5, 6 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको रिसर्च आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। तो आप वहां जाइए और उसके आप नोट्स, अगर हो सकता है तो आप नोट्स बना लीजिए। तो एक ये सोर्स हो गया। और इसके अलावा जो है, जो प्रैक्टिस में जब करता था तो फोकस ये होता था कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रेजेंटेशन स्टाइल हो गया, पॉइंट वाइज लिखना हो गया, इस पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता था। और अगर इसकी बात करें कि डायग्राम्स वगैरह कहाँ पे क्या बनाना होता था, तो मैं प्लानिंग पे बहुत विश्वास रखता हूँ। तो मैं हर चीज, क्योंकि यूपीएससी में आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो वहां पे बहुत अनलाइकली हो जाता है कि कुछ नया आए, कुछ नया कुछ करें। तो मैं क्या करता था कि मेरे 2 पेज के एक ये था कि मैं ये चीज एग्जामिनेशन हॉल में करूंगा ही करूंगा। ये मेरे 2 पेज के नोट्स थे कि अगर पेपर GS1 है तो GS1 का हेडिंग था सोसाइटी में मुझे ये सब चीज का यूज करना है, हिस्ट्री में मुझे डायग्राम्स बनाने हैं, आर्ट एंड कल्चर में मुझे डायग्राम्स बनाने हैं, ज्योग्राफी में मुझे 100% डायग्राम्स बनाने, ये मैं लिख के रखा था। तो ऐसे हो गया। तो मैं GS पेपर 1 में मैं इस बार 17 डायग्राम्स बनाए थे, 17 डायग्राम्स बनाए थे। और उस वजह से मेरे जो मार्क्स देखेंगे वो 115 है, 115 है। तो इसमें लेकिन रेलेवेंट डायग्राम्स बनाता था, मैं इररेलेवेंट डायग्राम्स नहीं बनाता था। जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बनाता था। उसी तरह IR पे आए तो GS पेपर 3 में, उसमें मैं इकोनॉमी सेक्शन में लिखा हुआ था कि मैं इसमें चार्ट बनाऊंगा। जो चार्ट मैंने प्रिपेयर किए हैं इकोनॉमिक सर्वे से, टोटल 10 चार्ट प्रिपेयर किए हुए हैं और वो बहुत ब्रॉड चार्ट्स होते थे। जैसे कि एक ग्राफ था मेरे प्रिपेयर किया हुआ कि 1947 में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है GDP में, 1991 में कितना है और अभी कितना है, 2020 में कितना है, इसका एक चार्ट था। और ये मैं, अगर क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, तो वहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, उसको रिलेट कर सकता हूँ। सिमिलरली IR में मैं लिखा हुआ था कि IR का क्वेश्चन आते ही मैं उसमें डायग्राम बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अगर इंडिया जापान आता है तो इंडिया जापान का बनाऊंगा। इस बार का मैं क्वेश्चन भूल रहा हूँ, लेकिन मैं वर्ल्ड मैप बनाया था IR के क्वेश्चन में। फिर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसमें मैं
डायग्राम्स जो है वो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ये मैं ऐसे लिख के रखा था। और ये अपने आप को बार बार रिमाइंड करता था, क्योंकि हम लोग जनरली भूल जाते हैं, तो ये रिमाइंड करता था कि मुझे ये बनाना ही बनाना है। एथिक्स में मैं फ्लो चार्ट जो है वो 10 फ्लो चार्ट जो है वो प्रिपेयर करके रखा था और एग्जाम्पल्स लिख के रखे थे। तो ये मैं एक लाइन लिख के रखा था कि मुझे एथिक्स में एग्जाम्पल्स एंड फ्लो चार्ट ये बनाने ही बनाने हैं। और एग्जाम हॉल में इंटर करने से पहले वो मैं देखता था, और मैं जब पेपर मिलने से पहले मैं अपने आप को रिमाइंड करते रहता था, मुझे डायग्राम बनाने हैं, मुझे ये फ्लो चार्ट बनाने हैं, जो कि मैं पॉइंटर्स के तरह पेपर में लिख के रखता था। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एग्जामिनेशन में कुछ भूलेंगे नहीं, और जो आपका एफिशिएंसी है, इनफैक्ट एफिशिएंसी जो है कि आप 7 मिनट में 10 मार्क का क्वेश्चन लिखते हैं, आप 11 मिनट में 15 मार्क के क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपका एफिशिएंसी जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा एसए के बारे में और बताइएगा, क्योंकि हम लोग जीएस के बारे में तो बहुत अच्छे से आपने बताया और पूरा आपने पॉइंट टू पॉइंट बताया। एसए के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, एसए के लिए आपने कैसा किया? एसए का मैंने एक जगह से कोचिंग का 5 लेक्चर का ये था, कोचिंग था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी कोचिंग आपको एसए का पूर्ण रूप से आपको प्रिपेयर नहीं कर सकता है। मेरा स्ट्रैटेजी रहा कि मैं एक फ्रेमवर्क बना लूं। इस वजह से मैंने अनुदीप दृष्टि सर का एक वो बुक लिखे हैं, आंसर राइटिंग एंड एसे पे, उसको मैं फॉलो किया। उसका एक फ्रेमवर्क है कि पहले 3 पेज में एक एनेक्डोट लिखेंगे, फिर उसको उस एनेक्डोट को वो टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर 5 पेजों में वो डायमेंशनलाइज करेंगे एसे को अलग अलग डायमेंशंस में, और ये डायमेंशंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एसे होगा। मैं क्या करता था, 5-6 जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस है उसको मैं जो है वो रेफर करता था, और इसमें मैं एक डायमेंशन हमेशा फिक्स रखता था, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। कोई भी फिलोसॉफिकल एसे आ जाए या कोई भी एसे आ जाए, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन जो है वो मैं लिखता ही लिखता था। फिर इसके बाद 3 पेजेस में मैं उस टॉपिक्स में मैं क्वेश्चन डालता था कि अगर इसमें लैकुने क्या है, इसमें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पोज करता था, फिर उसको एक पेज में हैंडल करता था। फिर लास्ट के 1.5 या 2 पेजेस में मैं उसको कंक्लूड करता था, उसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसको कंक्लूजन पे लेके आता था, और फिर उसको एनेक्डोट जो मैं स्टार्ट में कहानी लिखा है उसके साथ में उसको लिंक करता था। तो ये पूरा का पूरा 11 पेजेस का मेरा एक फ्रेमवर्क होता था, और सेम फ्रेमवर्क मैंने दोनों एसे में लिखा था। और जो सोर्सेस का बात है, मेरा प्राइमरी सोर्स जो था एसे का, वो मैं क्या किया था कि एसे को 15 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था। हेल्थ, एजुकेशन, इंडिया पे क्वेश्चन है, डेवलपमेंट पे है, रूरल इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, तो ऐसे 15 ब्रॉडर डायमेंशंस को कवर किया था। इस टॉपिक्स को मैं गूगल करता था अपने एक फ्रेंड के साथ बैठ के, फिर 4 से 5 दिनों में जो है वो सारा गूगल से मैं कंटेंट निकाला, और टॉपर्स के कॉपीज आपको मिल जाएंगे, जो भी मॉक पेपर्स होते हैं वहां से मैं रेफर करता था। वहां मैं हेविली डिपेंडेंट था, मैं कहना चाहूंगा कि वहां से काफी सारे मैं कंटेंट जो है मैं निकालता था, और योजना मैं रेफर करता था। लास्ट 1 ईयर की मैं योजना, उसका जो पहला पेज होता है एडिटर्स का पेज, वो करता ही करता था, और 10 मिनट में मैं अंदर के भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छान लेता था, उसको निकाल लेता था। सो ऐसे करके जो भी ये सारे 15 ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उसको मैं अलग अलग सोर्सेज से मैं जो है एक शॉर्ट नोट्स जैसा 2-2, 3-3 पेजेस का शॉर्ट नोट्स बना लेता था। फिर जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात होती है, वहां से मैं एनेक्डोट निकालता था, वहां से वो केस स्टडीज, वो अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो उसको मैं जो 5-6 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं अपने अलग से मैं लिख लेता था। सो इसी तरह मैं कोट्स, कंक्लूजन, इसके मैं 6 पेज के मेरे नोट्स थे, तो वो वहां पे कंक्लूजन और कोट्स वगैरह में लिखा हुआ था। अगर मौका मिलता था तो मैं कंक्लूजन वाले में ये कोट्स वगैरह को यूज करता था। तो ये सारे के सारे जो नोट्स हैं, मैं कमिंग डेज में, क्योंकि अभी मेरे पास नोट्स है नहीं, मैं घर आया हुआ, तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं ये शेयर करूंगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो है शुभम कुमार स्ट्रैटेजी एंड नोट्स फॉर यूपीएससी सीएससी। लगभग 14,500 फॉलोअर्स हैं, और इसके अलावा 2 फेक अकाउंट्स भी हैं, तो उनको मत ज्वाइन करिएगा। इस पे मैं जो है जो शुभम कुमार स्ट्रैटेजी एंड नोट्स फॉर यूपीएससी, इस पे मैं अपने जो भी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स वगैरह, इसको मैं स्कैन करके मैं वहां डाल दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो नोट्स है वो आप खुद का बनाए, आप वहां से रेफरेंस लीजिए, लेकिन चूंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है,
नया डिमांड होता है, नए एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। आप पुराने एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो उतना आप एग्जामिनर को मजा नहीं आएगा, लेकिन आप करंट एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को चेक करने वाले को अच्छा लगेगा। तो आप नए एग्जाम्पल्स लिखिए। और इनफैक्ट ये सारे जो एक्टिविटी करने में ज्यादा दिन नहीं लगता है। अगर आप ग्रुप में किसी बंदे के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बैठ के करते हैं तो 4 से 5 दिन मैं इसी के लिए दिया था, लेकिन उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है वो काफी ह्यूज होता है। जी जी, बड़े अच्छे से दोस्तों देखिए पूरा ऐसे के बारे में सोहम जी ने बताया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टेलीग्राम का सोहम जी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सोहम जी, हम लोग बात करें इंटरव्यू के बारे में, साक्षात्कार के बारे में, हालांकि इसको पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू न कहे बल्कि पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाए। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में आपका व्यू क्या है कि कैसे आपने प्रिपरेशन की और वाकई में बोर्ड चाहता क्या है? और एस्पिरेंट ये समझ जाए कि बोर्ड की डिमांड क्या होती है एस्पिरेंट से, तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इस टेस्ट को क्लियर करना। सर इस टेस्ट के बारे में सबसे पहले मैं अपना मार्क्स बता देता हूँ। 2019 में मुझे 290 रैंक आया था और उस साल मुझे मेंस में 823 मार्क्स थे। विदिन 823 जो है जीएस में मुझे 428 था और एसे में 132 और इंटरव्यू में मुझे 146 थे 2019 में। और मुझे ऑप्शनल में 263 मार्क्स थे। 2020 का अगर देखेंगे तो जीएस के मार्क्स जो है थोड़े कंप्रेस हुए, इस बार कट ऑफ भी 20 मार्क्स कम गया था। जीएस में मुझे 424 है, एसी में मुझे 134 है। मुझे जो बिग जंप है वो मुझे ऑप्शनल में है, 263 से 320 आया इस बार, और इंटरव्यू में 146 से 176 आया। क्योंकि मैं पहले से सिलेक्टेड था तो एक जो इंटरव्यू बोर्ड का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो पहले से ही थोड़ा हाई रहता है। सो मेरा इंटरव्यू जो है वो डिसेंट गया था और मैं मानता हूँ कि मुझे मार्क्स भी डिसेंट आए। और जो इस बार जो मैं फोकस किया, जो लास्ट ईयर से मैं चेंज किया, वो ये किया कि मैं थोड़ा नर्वस होता था इंटरव्यू बोर्ड के सामने, थोड़ा घबराता था। तो मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे सबसे ज्यादा वर्क किया था इस साल। और उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है, जो लास्ट ईयर भी मैंने किया था, अपने बैकग्राउंड पे हर पॉइंट पे प्रिपरेशन कर ली थी। जैसे बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, रिसर्च एरिया से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि मेरा जो इंटर्नशिप था वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएस में था, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, रूरल बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, विलेज से कोई क्वेश्चन हो, एंड जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा, अगर मेरा हॉबी है मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, और ट्रैकिंग करता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो सारे जो पॉसिबल सिनेरियो क्वेश्चंस हैं उसका एक क्वेश्चनर बना लिया था। तो उसका एक मॉडल आंसर पॉइंट वाइज मैंने लिख लिया था और ये मैं ऑनलाइन एवरनोट पे करता था ताकि मैं उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट भी कर पाऊँ। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था। इस बार मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन भी मैं फॉलो किया था, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। और इसके अलावा मैं अपने फ्रेंड के साथ में बैठ के 1 to 1 मैं बोलता था कि आप क्वेश्चन पूछो, मैं जो है प्रॉम्प्टली आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो उसको मॉक जो है मैं 2019 में मैंने लगभग 12 जगह मैंने मॉक दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, और मुझे रेलेवेंट लगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगा। लेकिन इस बार मैं जो है वो मैं मॉक्स जो है वो बहुत कम दिए। एक ही जगह मॉक दिया और एक जगह मैं सर के साथ 1 to 1 किया। तो 2 जगह ही मैंने जो है वो मॉक दिया था और मैं ज्यादा फोकस किया अपने कॉन्फिडेंस पे और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के क्वेश्चन आंसर जो है 5 से 10 मिनट जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता था। फिर उसको थोड़ा ये हैबिट में लाने की कोशिश किया कि कोई अगर रैंडम क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। और मैं 5 से 10 दिन ऑलमोस्ट मैं मिरर के सामने भी लगभग 10 मिनट 15 मिनट जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रैक्टिस किया था। यानी कि इसके लिए भी आपने काफी अभ्यास किया, चाहे पिछली बार की बात करें, इस बार की बात करें, और फ्रेंड्स का सबका आपने सबको साथ में लेके उनका प्रैक्टिस करने का पूरा प्रयास किया। चलिए बहुत अच्छा। सोम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डायलॉग मंच को समय देने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर।